बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीरहिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर साहिबान, प्रोफेसर साहिबान जो काम कर रहे हैं, वो अपने स्पेयर वक्त में यानी 4 बजने के बाद 5 बजने के बाद क्या करेंगे? क्या उनके लिए कानून में कहीं पर ये लिखा हुआ है कि वो अपने स्पेयर टाइम में फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल चला सकते हैं? क्योंकि जो चावला कमेटी की रिकमेंडेशन है उसमें यही कहा गया था कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जो फैकल्टी है उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन न जाने क्यों सरकार इस चावला कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। आज के इस प्रोग्राम में जो है डिटेल हम आप तक ये पहुंचाएंगे कि आखिर क्या वजूहत है और इससे हमारे सेहत के शोबे पर किस तरह के असरात पड़ते हैं, किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर निसारुल हसन मेरे साथ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ करते हैं, कुछ पॉलिटिकल बयानात के साथ करते हैं। और इन पॉलिटिकल बयानात में उमर अब्दुल्ला का भी बयान एक बार फिर से सामने आया है। उमर अब्दुल्ला आज साउथ कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद जगहों पर जो है पार्टी वर्करों से खिताब कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने जो आज कल साउथ कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहां पर आज उन्होंने शांगस और दीगर कुछ इलाकों के अंदर पब्लिक रैलीज की और वहां पर लोगों से खिताब किया और वहां पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें अपोजिशन की यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तनकीद की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तनकीद की, भारतीय जनता पार्टी की तनकीद की और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की भी तनकीद की। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तनकीद लैंड लॉज को लेकर किया है और उन्होंने कहा कि लोगों से जमीनें छीनना और उन्हें इस तरह निकालना, इसकी जरूरत ही क्या है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ये बात जो यह स्टेटमेंट जब दे रहे थे तो उनका जो नजरिया था या उनका जो नुक्ता था वो लीज वाला जमीन है, जो लीज लॉज में जम्मू कश्मीर के अंदर तरमीम लाई गई है कि जिनके पास लीज है और उन्हीं के हवाले से उमर अब्दुल्ला यहाँ पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों से जमीनें छीनना और उन्हें इस तरह निकालना, इसकी जरूरत ही क्या है। नेचुरल लॉ ये है कि इनकार करने का पहला हक उसको होना चाहिए जिसने पहले ही सरकारी प्रॉपर्टी या सरकारी जमीन लीज पर ली होगी। यानी सरकार और पार्टी ए के दरमियान और पार्टी बी के दरमियान जो यहाँ पर लीज लिया जाता है, जो मुफाहमत होती है, जो माहिदा होता है, तो उसका कहना है, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रॉपर्टी लेने वाले को इख्तियार होना चाहिए कि वो ये प्रॉपर्टी ले के ना ले। सरकार को यहाँ पर इख्तियार नहीं होना चाहिए वो उन्हें छीन ले। हाँ, बल्कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप कीमत तय करें, आप कीमत सिर्फ तय कर सकते हैं और उसके बाद अगर दूसरी पार्टी उसका रेट नहीं दे पाता है तो उस सूरत में एलजी साहब किसी और को यह जमीन दे सकता है। अगर एलजी साहब वो करे तो हमें कोई शिकायत नहीं है। यानी अगर एलजी साहब जमीन की कीमत तय करेंगे और उसके बाद इस पार्टी से कहा जाए जिसने ऑलरेडी जमीन लीज पर ली हुई है कि जनाब आपने ये रेट देना होगा, और उसके बाद अगर वो लीज का वो जमीन के लिए या उसके एवज वो रेट नहीं देता है तो फिर उसी रेट पर किसी और को देने का लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को हक है, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जैसे ऑर्डर निकाला गया है उससे लगता है कि मकामी लोगों से जमीन छीनकर बाहर के लोगों को दी जाएगी। ये उन्होंने खदशात का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की, क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। लोगों से जमीनें छीनना और उनको इस तरह निकालना, उसकी क्या नीड है? ये मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ। The law of natural justice is that you give leaseholders the right to renew the lease. They should have the first right of refusal. इनकार करने का पहला हक उसको होना चाहिए जो वहाँ पे पहले से बैठा हो। आप रेट तय करिए। अगर वो आपका रेट नहीं भर सकता है या भरना नहीं चाहता है फिर आप दूसरे को दे दीजिए, लेकिन पहला हक तो उसका होना चाहिए जिसने इतने साल उसको संभाल के रखा, जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट की, बनाया, चढ़ाया, चलाया। पहला हक इनकार करने का उसको होना चाहिए। एलजी साहब वो करें तो मैं फिर कोई शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन जो उनका ऑर्डर है कि आप बस अब आप ये जमीन हुकूमत के हवाले करिए, उससे तो सीधा सीधा जाहिर है कि वो यहाँ के लोग जो है
जो बुनियादी यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे ये चीजें छीन के किसी बाहर वाले को देने की कोशिश कर। हम ख्याल जमातों से और सेक्युलर जमातों से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अपील है, क्योंकि दरअसल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब भी इंतखाबात होंगे मैं सभी सेक्युलर और हम ख्याल जमातों से अपील करता हूं कि वो सरकार की उन पॉलिसियों के खिलाफ लड़े जो अवाम के हक में नहीं है, जो तानाशाही और मनमानी जो होगी उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। दरअसल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इन्हीं लैंड लॉस के हवाले से ये इशारा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को के करीब आकर सरकार को सबक सिखाओ जिसने हमारे खित्ते को ख़राब किया है, ये उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से अपील की है। उन्होंने बीजेपी का नाम न लेते हुए कहा कि इन्होंने जम्मू व कश्मीर में सरकार बनाने के लिए गिनती नहीं बनती है, यानी इनकी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने के लिए गिनती नहीं बनती है, इसलिए असेंबली इलेक्शन से भागते हैं। मैं कहता हूं कि जब भी यहां इलेक्शन होंगे तो बीजेपी को यहां के अवाम सबक सिखाएगी, ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का दावा है। जहां तक पीएचईडी का सवाल है, मेरी अपील तो है कि जब भी चुनाव हों, जब भी 1 साल के बाद हों, 6 महीने के बाद हों, जब भी हों, जम्मू के आवाम से, कश्मीर के आवाम से, सारी सेकुलर पार्टियों से मेरी अपील है, ग्रुप से अपील है, यार लड़ो सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, लड़ो तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ, लड़ो झूठे वादे करने वालों के खिलाफ। आपस में मत लड़ो, एक दूसरे के करीब आकर सबक सिखाओ सरकार को, जिन्होंने हमारे खित्ते को, तारीखी खित्ते को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जो न सिर्फ अहमकाना है बल्कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 2018 से असेंबली नहीं है। यहाँ ये लोग कहते हैं कि पंचायत चुनाव कराएंगे, बड़ी मेहरबानी है सरकार की कि पंचायत के चुनाव कराएंगे, लेकिन असेंबली चुनाव से डरते इसलिए हैं, गिनती बनती नहीं है सरकार बनाने की। अब कहाँ से वो नजूमी हम लाए जो इनको यकीन दिलाए कि तुम्हारी करनी की वजह से जो कुछ आपने किया उलट पुलट, उसके बाद भी आपको यहाँ मेजॉरिटी मिलेगी, वो यकीन कोई दिलाए उनको, तब जाकर ये इलेक्शन का अमल शुरू कर लेंगे। लेकिन बहरहाल जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी होने हैं, कभी जम्मू कश्मीर के अवाम ऐसा हुक्म, ऐसा फैसला सुनाएंगे, इनके सारी जो ये कारस्तानियाँ हैं वो मेरे ख्याल में उनको सबक सिखाया जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। जहाँ तक इधर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का भी इन्हीं लीज लैंड लॉस के हवाले से उनका भी जो है रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लैंड लॉस के नाम पर काले कवानीन लाए गए हैं, ड्रैकोनियन लॉज लाए गए हैं। हमने दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं देखी है जहां लीज पर ली गई प्रॉपर्टीज को कब्जे से खारिज किया जा रहा हो। ऐसा जम्मू कश्मीर के अंदर ही हो रहा है, यह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि जांच पड़ताल के दौरान ये कवानीन टिक सकते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने बनाए हैं, उसके हवाले से सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दरअसल गैर इंसानी कवानीन हैं। अपनी पार्टी को मुकम्मल एतमाद है कि हम इन काले कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आगे कहा है कि मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं जो इन कवानीन से ज्यादा मुतासिर हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और इसके लिए जदोजहद करना चाहिए, वरना कोई प्लेट पर परोस के नहीं रखेगा। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की अपील, ये पैगाम उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए या जिस मकसद के लिए भी लीज पर ली हुई हो, उनका कहना है, उनके नाम पैगाम है कि वो सामने आ जाए और इस चीज़ के लिए लड़े, जदोजहद करे। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई उनकी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता है जब तक न वो खुद सामने आ जाएंगे और ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। जो अभी लैंड लॉज हमने देखे हैं, जो 2 दिन पहले
शाया हुए हैं, ये ड्रैकोनियन है, ड्रैकोनियन लॉज है। और दुनिया में हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी है जहाँ पे लोगों को इस तरह से कब्जे से खारिज किया जाएगा, जिनके वहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई, होटल, ज़्यादा कमर्शियल इदारे बने हुए, उनके लिए जो कहा गया है कि उनको निकाला जाएगा। अगर लीज एक्सपायर हुए थे और लीज एक्सटेंड नहीं हुए तो उन लोगों की गलती तो नहीं है। अगर पिछली सरकारों ने वो नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये कानून लाया गया है ये इस पे अमल की ही नहीं जा सकती है। इट कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, इट इज इनह्यूमन नहीं। लेकिन मैंने कहा यहाँ तो वल्चर्स बैठे हुए हैं, सियासतदान हर मुद्दे को राई का पहाड़ बनाना चाहते हैं ताकि फिर लगे कि पहाड़ को हमने फतह किया। यहाँ कोई ना पहाड़ फतह करता है और ना यहाँ राई कोई फतह करता है। यहाँ हमारे लोगों को तंग करने की कोशिशें की जाती है, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। ये कवानीन जो लाए गए हैं, अपनी पार्टी पूरे विथ फुल कॉन्फिडेंस वी से these draconian laws cannot be implemented, will not be allowed to be implemented। लेकिन उसके लिए मैं उन लोगों को जो लोग इसमें ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि घर में बैठ के आपको घर ले कोई नहीं आएगा, प्लेट में लेके कोई नहीं आएगा कि आ जाओ तुम्हारे लिए कवानीन गलत बनाए गए। They have to come out and talk, explain their issue। If they have a merit, they have to tell। They cannot expect कि नहीं, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं सियासतदानों को भी मशवरा देता हूँ, लोगों को मदावा दे दो, सियासत ना करो, क्योंकि इस सियासत से भी आप कुछ नहीं कर पाते। हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें वही हुकूक हैं जो हिंदुस्तान के किसी शहरी को हैं। और मैं आपको बताऊंगा, मुझे मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे जो हुकूक है मुझे कोई नहीं खाएगा। लेकिन मुझे जिनसे डर है वो इन लोगों से डर है, क्यों इनकी सियासी दुकानें बंद हुई हैं और ये अपनी सियासी दुकानों के लिए फिर हमारे बच्चों को एक बार कब्रों की नजर। खुर्शीद आलम जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनका कहना है कि खामोश तरीकों से इन लैंड लॉज के अंदर तरमीम लाई गई और इस तरमीम के तहत ना ही डोमिसाइल का ख्याल रखा गया और ना ही उस वादे का जिसमें जमीन लोकल्स के पास रखने की बात कही गई थी। खुर्शीद आलम ने कहा कि अब बाहर का कोई भी तरखान कश्मीर आकर जमीन लीज पर दे सकता है। यह जम्मू कश्मीर के साथ एक बड़ी ज्यादती है, ये खुर्शीद आलम का कहना है। उन्होंने कहा कि जिनके पास लीज है उन्होंने लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए हैं अब अपनी फैक्ट्रियां और कारखाने लगा के, अब उनसे ये जमीन छीनना नाइंसाफी होगी और बड़ी नाइंसाफी होगी, ये मोहम्मद खुर्शीद आलम कहते हैं। जो लीज दी है, जो ऑलरेडी लोगों के पास है, ये इन कमर्शियल केसेस में कह रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों ने जिनके पास लीज हैं इस वक्त, जिनके पास लीज खत्म होने वाले हैं, उन्होंने लाखों बल्कि मैं कहूँगा करोड़ों रुपए उन जमीनों पे खर्च किए हैं, इंडस्ट्री डाली है, दुकान बनाया, कारखाना चल रहा है। इस एक्ट के मुताबिक उनको हक नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको नहीं जा रही है। They are not being considered as a first party to be considered। तो ये जालिमाना कहता हूँ अमेंडमेंट है, एक जालिमाना काम हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के मईशत पर भी, हमारी सोचों पर भी, हमारे एहसासात पर भी एक कारी ज़रब है। नाज़रीन, वादी कश्मीर क्या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर जो फैकल्टी है, हम आए रोज़ देखते हैं कि जितने भी बड़े डॉक्टर साहिबान, प्रोफेसर साहिबान इन फैकल्टीज़ के अंदर है, वो 4-5 बजे के बाद निजी हॉस्पिटल्स के अंदर देखे जाते हैं। और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो इन्हीं डॉक्टर साहिबान के ज़रिए चलाए जाते हैं। लेकिन माहिरीन का मानना है, और इसमें चावला कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उनमें भी ये साफ अल्फाज में कहा गया है कि जो ये फैकल्टी है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ये 4-5 बजे के बाद जो इसका स्पेयर टाइम है, उसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस करे, प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस करे। उन्हें ये चीज़, क्योंकि ये जो डॉक्टर साहिबान होते हैं ये राउंड द क्लॉक उस इदारे के साथ मुंसलिक होते हैं जहां पर उनकी तैनाती है, ये चावला कमेटी कहती है। और उसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे डॉक्टर साहिबान को
फ्रेश होने के लिए या रिफ्रेश होने के लिए ये स्पेयर टाइम दिया जाता है। इट डज नॉट मीन कि फिर ये वक्त, ये स्पेयर वाला वक्त किसी और चीज में खर्च करे, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई प्रोफेसर, अगर कोई फैकल्टी को स्पेयर टाइम मिलता है इस चीज के लिए कि वो अपनी थकावट दूर करे ताकि अगले दिन वो फ्रेश होकर अपनी रिसर्च करे, प्रैक्टिस करे, टीचिंग यानी बच्चों को पढ़ाए, तो उसी चीज के लिए ये टाइम रखा गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि अगर चावला कमेटी की रिकमेंडेशंस भी है, हाई कोर्ट के साल 2018 के ऑर्डर्स पे है, एनएमसी जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भी सिफारिशात है, तो उसके बावजूद क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन रिकमेंडेशंस को, इन मशवरों को जमीनी स्तर पर अमलाया नहीं जाता है। डॉक्टर निसारुल हसन जो कि डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट है, प्रोफेसर है, खुद भी जो है पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर, डॉक्टर निसारुल हसन इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि चावला कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं और उस चावला कमेटी में मुझे याद है जब मैंने वो रिकमेंडेशंस पढ़ी हैं उसमें उन्होंने डॉक्टर जरगर को भी कोट किया था, डॉक्टर कैसर को भी कोट किया था, जो खुद यहाँ पर जो है प्रिंसिपल रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। तो क्या वजह है कि उन सिफारिशात को यहाँ पर अमलाया नहीं जाता है ताकि इस शोबे की कल सही हो जाती, इस शोबे की कल जो है वो दुरुस्त हो जाती और जो मैस है इन हॉस्पिटल्स के अंदर वो दूर हो जाता? हिलाल साहब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई है स्ट्रॉन्ग लॉबी, अनसीन, अननोन, जो इस ड्यूअल प्रैक्टिस जो चल रही है या प्राइवेट प्रैक्टिस इन इदारों में, खास तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में, which is coming in the way of banning private practice in medical colleges. देखो, अगर आप चावला कमेटी की बात करोगे उसमें हमारे शौकत साहब जो एक्स डायरेक्टर थे, चावला साहब भी डायरेक्टर पीजीआई के थे, इन्होंने साफ साफ अल्फाजों में ये बोला है कि पेशेंट केयर तो सफर ही होता है इन इंस्टीट्यूशंस में, बट रिसर्च भी सफर होती है इन इंस्टीट्यूशंस में और टीचिंग भी होती है बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट प्रैक्टिस, ड्यूअल प्रैक्टिस ऑफ दीज डॉक्टर्स। इवन हाई कोर्ट्स हैव ऑब्जर्व that the academic character of these institutes gets damaged, the profession of the healthcare gets affected by private practice of senior doctors in medical colleges. Even आपने मेडिकल आउटसाइड में कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको आप हम नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते हैं, that also have clearly put a bar on medical colleges में प्राइवेट प्रैक्टिस के। So, but unfortunately, it is ironical, despite all these recommendations, committees, NMCs, high courts, that these people are still allowed to go for private practice. यहाँ पे कश्मीर में जितने भी प्राइवेट इदारे हैं वो आपके गवर्नमेंट डॉक्टर्स चलाते हैं जी, and they give this excuse कि हम स्पेयर टाइम में करते हैं। मुझे हिलाल साहब ये तो बोलो, रात भर एक डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, वो रात भर 10-20 सर्जरियां करता है, तो हाउ कम ही विल बी फ्रेश इन द मॉर्निंग फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर? वो गवर्नमेंट सेक्टर में चाय पीता है या सो जाता है ताकि ही इज फ्रेश फॉर द प्राइवेट सेक्टर अगेन। तो ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस आपने अलाउ की है इन फैकल्टी को, इससे क्या होता है, दे आर ऑर्केस्ट्रेटिंग सिनेरियोज प्राइवेट गवर्नमेंट अस्पतालों में। ये वेटिंग टाइम इंक्रीज करते हैं, ये कंसल्टेशन टाइम इंक्रीज करते हैं, प्रोसीजर्स का डेट देते हैं, ये सर्जरीज का डेट देते हैं। इससे ये बेचारा जो गरीब है, गरीब ही तो मारा जाता है, क्योंकि गरीब ही तो सरकारी अस्पताल में आ जाता है। बिल्कुल। तो ये गरीब बेचारा फिर मजबूर होता है अपने जेवर बीवी के बेचने के लिए, जमीन बेचता है ताकि इन डॉक्टरों के पीछे प्राइवेट अस्पतालों में। तो क्या आप ये समझते हैं कि जब ऐसे डॉक्टर साहिबान जो गवर्नमेंट के साथ असाइन है, किसी मेडिकल कॉलेज के साथ असाइंड है, लेकिन जो स्पेयर टाइम उनका है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में वो डाल देते हैं और उसके बाद अगले दिन जब वो हॉस्पिटल आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं, तो जैसे रेस्ट रूम में आते हैं और वहां पर रेस्ट करते होंगे, क्योंकि हमने ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर देखा भी कि ऐसे बड़े डॉक्टर साहिबान बहुत कम डॉक्टर पेशेंट्स को अटेंड भी करते हैं और बहुत कम हाजिर भी होते हैं। ज़्यादातर हमने देखा कि चाहे हमारा श्रीनगर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो तालिब इल्म है वही इन हॉस्पिटल्स को चला रहे हैं। हिलाल साहब, आपकी बात 100% सच है। यहाँ पे जो है
मेडिकल कॉलेजेस ये कौन चलाता है? आप कैजुअलिटी में जाओ, वहां स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे ज्यादातर हैं, दे एंड अप इन मिसडायग्नोस। आपकी जो लड़ाइयां भी हैं उसी से होती हैं, बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लिकेटेड केसेस। क्योंकि ये जो सीनियर डॉक्टर्स हैं इनका लाजमन रहना होता है इमरजेंसी आवर्स में, बट दे आर इन प्राइवेट क्लिनिक्स दैट टाइम आफ्टर 4। Emergency time is the most important time when their services are needed. But unfortunately, in the emergency hours, they are in their private clinics, busy in their private. And this hospital is being run by, these hospitals are being run by students who misdiagnose the patients, who cannot handle the complicated cases. इसीलिए यहाँ पे गरीब परेशान है, फिर पेशेंट परेशान है, ये जो टीचिंग है सफर हो जाती है, रिसर्च सफर हो जाती है। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल, लेट देम ग्रो, बट लेट देम नॉट ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बिल्कुल, अमीर के लिए भी एक सेक्टर होना चाहिए यहाँ पे। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर चलाए, बट दे शुड बी फुल टाइम। दे कैन नॉट हायर आवर पेशेंट्स, दे कैन नॉट स्टील आवर पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। यहाँ सरकारी अस्पताल अगर कोई अपॉइंट होता है, ही इज फुल टाइम देयर गरीब के लिए, लेकिन अमीर के लिए भी होना चाहिए डॉक्टर फुल टाइम। जैसा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इब्तिदा में ही कहा कि कुछ न कुछ ऑपरेशन करता है सुबह, फिर ये दिन को कहाँ होता है? अगर वहां कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो ये डॉक्टर सरकारी अस्पताल में होता है, तो वहां भी अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान। इसीलिए टाइम हैज कम टू सेग्रीगेट दीज सेक्टर्स। जो पैसा कमाना चाहता है वो प्राइवेट सेक्टर जाए, जो बेचारा अच्छा डॉक्टर है, जो एकेडमिक्स करना चाहते हैं, ही शुड रिमेन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। वी आर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट सेक्टर, वी वांट प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जैसा कि आपने इब्तिदा में ही कहा कि कुछ ना कुछ होगा, यही वजह है कि इस माहौल को या इस वर्क कल्चर को साफ सुथरे तरीके से चलने की यहाँ पर जो है इजाजत या मौका नहीं दिया जाता। कुछ न कुछ पर्दे के पीछे हो सकता है, अगर आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कुछ माफिया जैसा पीछे लग रहा है। और यही वजह है कि जब हम सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, कोई पेशेंट और उसके बाद उसका कोई प्रोसीजर होगा, कोई सर्जरी होगी, तो उसको 1.5 महीने की डेट दी जाती है, और 1.5 महीने एक इंसान इलाज के लिए वेट भी नहीं कर सकता है, और उसका नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि वो प्राइवेट क्लिनिक पर ही हो जाए। तो कहीं आपको इस तरह का कोई खदशा तो नहीं लग रहा है कि ये भी एक नेक्सस हो सकता है कि कैसे पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल से डाइवर्ट किया जाए प्राइवेट की तरफ? हमने बार बार पिछली डिस्पेंसेशंस को रिप्रेजेंट किया है, नॉट ओनली वर्बली बट राइटिंग में मैंने दिया है कि दैट द रूट कॉज ऑफ द मेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इज दिस ड्यूअल प्रैक्टिस। इसको अबेंडन करो, आपका प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो हो जाएगा, यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर भी ग्रो हो जाएगा। यू हैव टू सेग्रीगेट प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन बार बार कहने से भी और रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई नेक्सस है जो इसको रोक के रखा है। और अल्टीमेटली हु इज द सफरर? दिस पुअर पेशेंट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। देखो ऑल दीज गैजेट्स, आपका जो ये यहाँ पे जितने भी गैजेटरीज है, मनी जा रहा है पब्लिक हॉस्पिटल्स में, ये टैक्स पेयर्स का मनी ही है, तो है, ये गरीब आदमी का पैसा है। लेकिन ये सब मीनिंगलेस है if you don't keep senior doctors available round the clock. So I would still request this dispensation, if they are serious in mitigating poor man's sufferings, they should immediately ban private practice of medical colleges immediately. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसारुल हसन, बात करने के लिए। एक अहम मुद्दा है, क्योंकि इस बात से तो सभी वाकिफ होंगे, हर कोई पेशेंट भी रहा है, पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी रहा है, और सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर हम इस चीज के लिए विटनेस है कि शाम 4-5 बजे के बाद कोई बड़ा डॉक्टर आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं दिखता है। बहुत कम कलील ऐसा कोई डॉक्टर होगा जो हॉस्पिटल्स के अंदर 4-5 बजे के बाद होगा। अक्सर बेशतर हमारे बड़े से बड़े हॉस्पिटल जो है वो स्टूडेंट्स के जरिए जो है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स 4-5 बजे के बाद अपना स्पेयर टाइम समझते हैं, क्योंकि वो अपनी नौकरी जो है सिर्फ 9 से 4 या 10 से 4 समझते हैं या 10 से 5 समझते हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर किसी भी डॉक्टर को किसी जगह असाइन किया गया है तो वो राउंड द क्लॉक उसके साथ है, क्योंकि 4-5 बजे के बाद अगर उसको सरकार छुट्टी पर छोड़ती भी है, स्पेयर टाइम भी दिया जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो ओवरबर्डन हो जाए प्राइवेट प्रैक्टिस करके, किसी दूसरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करके, और उसके बाद अगले दिन रेस्ट रूम में आ जाए। यानी रेस्ट रूम से मुराद मेरी सरकारी हॉस्पिटल आ जाए और उसके बाद वहां पर आराम करे, ऐसी बात ही नहीं है। हम सबको इस चीज के लिए विजिलेंट होना होगा
और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज के लिए अकाउंटेबल बनाना होगा, क्योंकि जब हम आवाज उठाएंगे तब सरकार भी जाग जाएगी, तब एडमिनिस्ट्रेशन भी जाग जाएगी। वरना जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है चावला कमेटी, उसकी साफ रिकमेंडेशंस है कि अगर हॉस्पिटल्स के अंदर आप मेस खत्म करना चाहते हैं और उसके साथ साथ एकेडमिक्स पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं, रिसर्च को वायबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जरूरी है कि डॉक्टर्स की जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, पर्टिकुलरली जो फैकल्टी है, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन किया जाना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि इस प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन नहीं किया जाता है डिस्पाइट के रिकमेंडेशंस आई है? उस पर लोग यही कहते हैं कि ये कोई नेक्सस होगा, ये कोई जो है पर्दे के पीछे कोई चीज होगी जिसकी वजह से या जिसकी बदौलत इसे अमलाया नहीं जाता है। चलिए नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।